मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक चुनावी मैदान में है। अजित पवार पूरा जोर लगा रहे हैं कि यहां से उनको जीत हासिल हो, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? आज देश भर की सियासत महाराष्ट्र की गलियों से आगे की ओर बढ़ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब देने के लिए खुद नवाब मलिक जी इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? ठीक है, 5 बजे के बाद ही चुनाव प्रचार शुरू होता है। इलाका गरीबों का है, मजदूर है, छोटे कारोबारी हैं, तो 5 बजे के बाद अपनी विधानसभा में हम प्रचार शुरू करते हैं। उसके पहले 2 विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, तो पूरा जो मैनेजमेंट है मुझे ही देखना पड़ रहा है। पहला चुनाव है बेटी का, तो अच्छा चल रहा है। जनता ने जब चुनाव अपने हाथ में जनता ले ले, तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव है ये। पहली बार है कि 2 सीटें लड़ रहा हूँ और जीवन का सबसे आसान चुनाव मुझे लग रहा है। सना मलिक की तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन आप जिस सीट से उतरे हुए हैं, अबू आजमी लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, उनका गढ़ कहा जाता है। दावा लोग कर लें, लेकिन मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता लगातार मेरे पास आती रही और जिस तरह से डॉक्टर हो, टीचर्स हो, एनजीओस के लोग हो, हज़ारों की तादाद में लोग आए। लोगों ने आग्रह किया कि आप चुनाव लड़िए। तब मैं अजीत पवार जी से मिला कि लोग चाह रहे हैं कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूं, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आपको कोई कठिनाई हो, 4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, तो आप कह दें मैं दोनों सीटों पे, सना का तो पहले हमने तय किया कि उसे लड़ाना है, लेकिन शिवाजी नगर मानखुर की जनता मुझे लड़ाना चाहती है, तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, आप पार्टी से लड़ेंगे। मैंने कहा कि बीजेपी आपको लेके कठिनाई पैदा कर सकती है। बोले हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, कोई बीजेपी हमारी पार्टी थोड़ी चला रही है, आपको दोनों जगह लड़ना है, आप लड़िए। अब आपने बीजेपी का जिक्र कर ही दिया है, तो देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। बटेंगे तो कटेंगे पे अजित पवार पर निशाना साधते हुए वो कह रहे हैं कि दरअसल ये अब तक सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इस बयान का मतलब क्या है और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन पर कटाक्ष किया है। देखिए, ऐसा है, देवेंद्र जी को शायद ये पता नहीं कि हम लोग शुरू से ही सेकुलर थे, हैं और रहेंगे। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। कल तक बीजेपी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करके छोटे भाई की भूमिका में पूरे देश की राजनीति में थी। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के ही अपने कोर इश्यूज को बगल में रखकर ही राजनीति बीजेपी करती रही। लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा, देवेंद्र जी को भी, जो धर्म पर आधारित राजनीति की आयु बहुत छोटी होती है। उत्तर प्रदेश में शायद देवेंद्र जी को याद है कि नहीं, जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरा देश दंगों में झोंक दिया गया, उत्तर प्रदेश झुलस रहा था, कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त कर दी गई, 4 महीने में चुनाव हुआ, बीजेपी साफ हो गई। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हुआ, चुनाव हुआ, यूपी में अयोध्या तक हार गया। तो धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, ये उन्हें छोड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, ये वाहियात नारा है, वाहियात नारा है। इस देश में नागरिक सभी समान है, किसी भी बीजेपी साफ हो जाएगी अगर इस नारे को लगाती रहेगी तो। इतिहास है, इसी तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हुआ, और इसी राजनीति को अगर वे नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में ज़्यादा नुकसान होगा, उन्हें समझना पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो आपकी ओर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बात अलग है, आपकी पार्टी उनके साथ है, आपका उन्होंने विरोध किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ भी आप खूब बोलते हैं जमकर, और बीजेपी वाले आपके ऊपर तो दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के आरोप लगा देते हैं, आतंकवादी करार दे देते हैं। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सारे बेबुनियाद आरोप हैं। दाऊद वाला मामला हो, आतंकवादी वाला हो, कहीं इस तरह के आरोप मेरे ऊपर है नहीं। और मैंने तो खुलेआम कह दिया है कि हम जांच करेंगे, नोटिस भेजेंगे। माफ़ी नहीं मांगा लीडरान ने तो क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन फाइल करेंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। बीजेपी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करती आई है। बीजेपी महबूबा जी के साथ भी रही, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ भी रही, स्टालिन के पिताजी करुणानिधि जी के साथ भी रही। और जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ हैं, पवार साहब 77 के बाद 78 में बीजेपी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बने। 10 साल तक बीजेपी छोटी भाई की तरह पुलोद के गठबंधन में रही। जो लोग उंगली उठाते हैं, मुलायम सिंह जी 89 में बीजेपी के गठबंधन में या उससे पहले कई चुनाव लड़ते रहे, उनके समर्थन से मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री बने।
लालू जी बने, ममता जी की राजनीति उसी तरह से रही। तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट समय समय पे राजनीतिक दल करते रहे। कांग्रेस के खिलाफ सारे लोग एक होते रहे। आपका एडजस्टमेंट कैसे होगा? जो लोग आपको आतंकवादी बताते हो, मेरा नहीं, मेरा तो कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, मैं खुद, मेरी तो बात ही नहीं, मैं अजीत पवार के साथ हूँ और मैं अजीत पवार उनके साथ हैं। नहीं है, कब तक रहेंगी? ये कोई परमानेंट कोई एग्रीमेंट थोड़ी है। पॉलिटिक्स में चीजें बदलती रहती हैं। आप ये कह रहे हैं कि अजीत दादा पता नहीं कब तक रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। नहीं, हम लोग किंग मेकर बनेंगे। अजीत पवार विल बी किंग मेकर। अपनी शर्तों पे चीजें होगी। चंद्रा बाबू भी तो अपनी शर्तों पे राजनीति करवा रहे हैं देश की। अजीत पवार किंग मेकर होंगे। बिना अजीत पवार की कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं अजीत पवार बनेगी। का इधर से भी रिश्ता चल रहा है, उधर से भी नाता जुड़ रहा है, दोनों ही तरफ से। तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो कब तक रहेंगे महायुति में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, राजनीति में कोई किसी का परम मित्र परम शत्रु नहीं होता। समय समय पे दोस्त परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं। हम अपनी तो ये धोखा नहीं हो जाएगा? महायुति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, जीत के ज्यादा सीटें आ गई तो उधर चले गए महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने। कहा है जाएंगे, ऐसा कहा ही नहीं। अपनी शर्तों पे होगी। वाहियात बातों को छोड़ना पड़ेगा बीजेपी को। अगर हमें कोई सरकार बनानी होगी तो अपनी शर्तों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, जैसे अटल जी ने कुछ चीजें छोड़ दी थी, बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। वाहियात बातें कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नारा वाहियात है। बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल। और एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री का नारा। ये तो अच्छा है। उनका नजरिया क्या है मुझे मालूम नहीं। मेरा नजरिया, हमारी पार्टी का नजरिया साफ है कि देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी नागरिकों को एक होना चाहिए। भाषा, धर्म, जाति, प्रांत, संस्कृति के नाम पे बंटवारा ना हो। देश के सभी लोग एक हो। ये तो हमारी राजनीति, हमारा नजरिया है। अगर उस नजरिए से बैन दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई, उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। कर्नाटक में बोले और फिर मुकर गए। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा किसी स्टैंड पे वो खड़ी है कि नहीं। कांग्रेस ने इसी तरह का बयान जब वहाँ पे कहा था कर्नाटक में, और फिर ये अपने स्टैंड से पलट गए, तो कांग्रेस फर्म नहीं रहती। यही कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? अगर सरकार में जहां पर है, आरएसएस पर बैन करने का कोई फैसला राज्य तो ले नहीं सकता। आपको लगता है कि आरएसएस पर बैन कर देना चाहिए? बैन लगा है, बैन हटा है। कुछ जैसे जैसे परिस्थितियां रही, आरएसएस ने भी अपना रवैया बदली किया है। संघ परिवार के लोग शब्दों से खेलने में माहिर हैं। शब्दों से खेलते रहते हैं, दो अर्थी बातें करते रहते हैं। तो जो भी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है वो राजनीति। आप गोल गोल घुमा रहे हैं। बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बैन तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस क्या गलत काम कर रही है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, कुछ गलत हुआ तो उस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, और आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ एकजुट होकर कोई बयान नहीं देते, बाद में उसे पलटी मार लेते? कर्नाटक में हमने देखा इस तरह की घोषणा पत्र में था, बाद में बातें अपनी वापस ले ली। ठीक है। उधर दूसरी तरफ किंग मेकर आप अजित पवार को बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि अगर सरकार महायुति की सत्ता में आती है तो देवेंद्र फडणवीस, इस तरह का एक भाव बन रहा है, वही बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। बीजेपी में और बहुत से दावेदार हैं, भित्तरे भित्तर। कौन बनेगा वो तो सीएलपी के लीडर तय करते हैं, चुने हुए विधायक तय करते हैं। लेकिन वो वहाँ उनके यहाँ कल्चर है कि दिल्ली से नाम आएगा, फिर उस पर सब सहमति बना देंगे। आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो देवेंद्र फडणवीस का नाम काट भी सकती है? बहुत से कंटेंडर हैं। शिंदे बन गए तब किसी ने सोचा था? बहुत कंटेंडर है। नहीं, लेकिन बीजेपी के भीतर से बिल्कुल, मतलब देवेंद्र फडणवीस के लिए भी आप आगाह कर रहे हैं कि चीजें बहुत, वो खुद जानते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको लेके उन्होंने राजनीति की है, आज वो बहुत स्ट्रांग हो गए। दिल्ली में गलियारों में बहुत ताकतवर महाराष्ट्र के कुछ नेता हो गए। हमें लगता है उनकी भी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। लेकिन हमारी पार्टी जिस ताकत से उभर रही है, हम तय करेंगे अपने कार्यक्रमों के आधार पे। नेता किसे तय करना है वो पार्टी खुद करेगी। लेकिन देवेंद्र जी की राह आसान नहीं। बीजेपी के भीतर भी बहुत दावेदार हैं। दो बड़े बयान आपने दिए हैं। एक तो आरएसएस के संदर्भ में ये कहा है कि जो भी गलत काम करे उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस नेताओं के बयान पर। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनाने की बात आती है मुख्यमंत्री, तो फिर देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और भी बन सकता है मुख्यमंत्री, इस तरह की बात है।
लेकिन बिल्कुल है। खुद बीजेपी के सारे नेता जानते हैं कि कौन बनना चाह रहा है और किसको लेके दिल्ली के नेताओं की नज़रें उस है। एक व्यक्ति है जो यहाँ पर मंत्री रहा है, उसे दरकिनार किया गया, अब दिल्ली में वो बहुत ताकतवर हो गया, हमें लगता है उसे पिच किया जा सकता है। कौन है? अब इतना सब कुछ बता चुके हैं, नाम भी बता दें आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। अब अंदाजे से तो सब बहुत सारे नाम आ जाएंगे ना। अब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो बताइए कौन चल रहा है देवेंद्र सारे फडणवीस के बीजेपी लोग साथ-साथ? जानते हैं कि कौन अपने आप को पिच करना चाहता है। कौन है वो? महाराष्ट्र का नेता है, कौन? नाम तो बताइए दिल्ली आप। में बड़ी हैसियत बना लिया है उसने। नाम क्या है? सीनियर नहीं, नई पीढ़ी का है। नई पीढ़ी का नेता। अब वैसे तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। है बीजेपी के भीतर बहुत सारे लोग दावेदार हैं, ये सच्चाई। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ शरद पवार के एक बयान पर। उनकी ओर से अजित पवार के बयान को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि दिल्ली में हाँ हमारी गौतम अडानी के घर पर मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ हमारी मुलाकात हुई थी सरकार बनाने को लेकर। आप बताइए अंदर की बात थोड़ी और आगे बढ़ाइए, क्या दोनों हुआ तरफ था? बात दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ दोनों मुलाकात हुई तरफ थी। बात चल रही थी, ये सच्चाई है। बीजेपी भी चाहती थी कि हम लोग बीजेपी के साथ सरकार में जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे हमारे भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग हुए थे। उस समय बीजेपी के साथ चले जाते तो एक बड़ा धोखा होता। आप एक अलायंस के आदमी को तोड़ते हो। तो शरद पवार जी मीटिंग करने क्यों चले गए? नहीं, बातचीत तो होती है, अंतिम निर्णय बाद में लिया जाता है, बातचीत तो होती रहती है। नहीं, अगर उद्धव ठाकरे को लेकर इतना ही सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो छोड़कर इधर आ रहे हैं, तो फिर आप क्यों जाएंगे मीटिंग करने के लिए? देखिए ऐसा है, एक सुर था पार्टी के भीतर, सरकार तो हम बना लेंगे, स्टेबल नहीं हो पाएगी, ये सुर था। वो सारी मीटिंगों में उस समय में मौजूद था जब ये तय होना था कि हम किसके साथ जाएं। तो मैं ही सबसे बड़ा पक्षधर था कि हमने जिसे अलग किया है अगर उसका साथ छोड़ देंगे तो हमें लगता है ये बहुत गलत होगा। ये भी शंका थी कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, कहीं ना कहीं बगावत होगी, पार्टियां टूटेंगी और सरकार गिराई जाएगी। ये पहले दिन से डिस्कशन में था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं। और प्रस्ताव में जब चर्चा हुई तो उसमें पार्टी का कोर ग्रुप बैठा था, लेकिन अंत में निर्णय हुआ कि अजीत पवार जी या और सभी नेताओं ने कंसेंसस बनाया कि हम सब मिलके अजीत दादा हो या हम लोग हो उद्धव जी के साथ रहेंगे। उन्हें छोड़ देने से हमें लगता है लोगों में एक अलग मैसेज जाएगा, विश्वासघात करना ठीक नहीं। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। नवाब मलिक का ये कहना है कि मैंने ही कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर छोड़ कर आए हैं बीजेपी को तो फिर हमें उद्धव ठाकरे को धोखा नहीं देना चाहिए और फिर पार्टी में एक राय बनी कि उद्धव ठाकरे के साथ हम जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो यानी कि नवाब मलिक आपके कहने के बाद मेरे कहने चर्चा हमने जब डिस्कशन किया, नहीं हमने डिस्कशन किया तब उसमें एक मत उस पे बना। हमने डिक्टेट किया ऐसा नहीं, हमारे विचार हमने रखे कि जो व्यक्ति स्टेक आपके भरोसे कहीं से अलग होके आ रहा है और उन्हें छोड़ के हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो हमें लगता है कि ये एक तरह का धोखा होगा। और जब बात डिस्कशन हुआ तो एक मत हो गया। अगर ये धोखा है तो सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना वो क्या था? देखिए उसके साथ साथ और एक चीज चल रही थी, कांग्रेस के नेता संकोच कर रहे थे कि शिवसेना को साथ में लेके राजनीति कैसे की जाएगी। फिर विधायकों को भेजा गया, सोनिया जी को उन्होंने समझाया तो कांग्रेस तैयार हुई। तो बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। शरद पवार जी के दिमाग में क्या चल रहा था? आप उनके इतने करीबी, अजित पवार के इतने करीबी, वो क्या सोच रहे थे उस समय? वो क्लियरिटी थी कि ठीक है अगर उद्धव ठाकरे हमारे भरोसे आए हैं तो उनको साथ में लेके आगे जाएं। तो बीजेपी के साथ क्यों चले गए थे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने सुबह सुबह? देखिए आपको मैं बताऊं एक क्या हुआ था, वो वाली कहानी नहीं, ये वो है कि जब नेहरू सेंटर में पावर शेयरिंग की जब मीटिंग होने लगी, जब पावर शेयरिंग की मीटिंग होने लगी तो अहमद पटेल जी सब लोग वहाँ पे बातें हो रही थी कि कौन सा पद किसे दिया जाएगा। तो जो रवैया कांग्रेस का था, जिस तरह से वो पूरी तरह से एग्रेसिव शेयरिंग के लिए कर रहे थे, तो एक ऐसा लगा कि कहीं कांग्रेस गड़बड़ा देगी या उद्धव जी कहीं रिटर्न ना हो जाए। तो शायद दादा ने बात तो किसी ने की नहीं, शायद वो चले गए। फिर सनसनी फैल गई, हम लोग भी टेलीविज़न पे देखे, फिर सब लोग एक्टिव हुए और दादा को फिर से वापस लाने के लिए मैंने भी बहुत प्रयास किया। दादा से भी हमने संदेशा दिया
कि गलती है, स्वीकारिए। गलती स्वीकारने वाला बड़ा हो जाता है। उन्होंने भी मान लिया, पवार साहब तो को भी। बिना शरद पवार बिना की परमिशन के वो डिप्टी सीएम बनने चले गए थे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग पार्टी के भीतर भी थे, एनसीपी में, वो चाहते थे कि दादा वापस ना आए। उनकी भी महत्वाकांक्षा बहुत थी। तो उस समय मैं और कुछ और भी साथी थे, हम चाहते थे कि परिवार एक हो जाए, और कुछ लोग चाहते थे कि दादा को ना लाया जाए। ये सच्चाई। डिप्टी सीएम की जब उन्होंने शपथ ली थी तो शरद पवार को ये जानकारी थी या नहीं थी? बिल्कुल नहीं। मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन आया कि तुमने टेलीविज़न देखा? मैंने कहा। बोले जल्दी आइए घर पे। तो ये हम 2019 नवंबर की बात है। जी जी, मुझे उनका फ़ोन आया कि आपने टीवी देखा? बोला मैंने देखा। ये क्या है? बोले ये बिल्कुल नहीं, आप आइए, बातें करके चीज़ें कुछ करना है। फिर प्रेस उनके घर गया, मीडिया मुझसे बाइट चाह रहा था, मेरी बात हुई, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पवार साहब के लिए भी वो चौंकाने वाली खबर। लेकिन फिर अजित पवार के लिए तो ये भी स्थिति होगी ना, अब शरद पवार के नेतृत्व में जाकर बीजेपी के नेताओं से मीटिंग हो रही है, बातें आगे बढ़ रही हैं, फिर अचानक शरद पवार अपने आप को बैक कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम इधर जाएं इधर ठीक है, जाएं, दादा, वो कंफ्यूज रहते नहीं, हैं। नहीं, शरद पवार की ओर से ये भी कहा गया है कि हमारे नेताओं पर जो केसेस जांच एजेंसियों के चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाने पर वो जो जांच चल रहे हैं वो वापस हो जाएंगे या फिर हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो ये भी एक बड़ी वजह थी बीजेपी के साथ कदम आगे बढ़ाने में। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये हो, लेकिन मेरे मन में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं रही। मैं जेल में था जब ये सब तोड़ फोड़ हुई, या जब ये उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत थी, तो सभी विधायकों ने एक खत पे साइन किया था, जिसमें 2 लोगों के दस्तखत नहीं थे, मेरे और अनिल देशमुख जी के, क्योंकि हम लोग कस्टडी में थे। बाकी लोगों ने तो सत्ता में शामिल होना इस तरह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी ने उस समय शिंदे साहब के साथ बनाने को प्राथमिकता दी। ये सच्चाई है। अब एक आखिरी सवाल का जवाब, शरद पवार ने जब मीटिंग कर ली बीजेपी के नेताओं के साथ 2019 नवंबर में, सरकार बनाने को लेकर सारी बात हो गई, तो फिर पलट क्यों गए, अलग कहाँ क्यों हो गए, पलटे? नहीं वही गए साथ में? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग जब डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन में ये हुआ कि उद्धव ठाकरे को बिल्कुल अलग करके छोड़ देना बेहतर नहीं होगा। वो तो बाद में एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक में ये तय हुआ होगा ना। बीजेपी के साथ जब शरद नहीं, पवार बात जी तो बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा था? देखो, अमित शाह थे उसमें, उसमें देवेंद्र नहीं, फडणवीस उस थे। मीटिंग में मैं नहीं था, बताया तो लेकिन होगा ही, आप इतने उस बड़े नेता। मीटिंग में मैं नहीं था। जी, उस मीटिंग में जो कुछ हुआ, दोनों चैनल खुले हुए थे, ये सच्चाई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को ना कहने के लिए गए, तो मैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में था। पवार साहब जाके उनके केबिन में मिलकर ये बोल आए कि हमारे लोग तैयार नहीं है, हम ये उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बोलने के लिए जब वो गए, तो घर से मुझे गाड़ी में ले गए थे, सेंट्रल हॉल में बिठाए, और वो गए और क्लियर करके चीज़ें आई, और हंसते हुए मुझे उन्होंने देखा। मुझे समझ में आ गया कि डिसीजन फाइनल हो गया। ठीक है, उस बार डिसीजन फाइनल हो गया। लेकिन हर रोज सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में अगर चर्चा किसी की चल रही है, कुल 6 पार्टियां हैं, 2 अलग अलग गठबंधन में, लेकिन उधर की भी एनसीपी को लेकर, इधर की भी एनसीपी को लेकर, ये बड़ा दिलचस्प है। अब किंग मेकर कौन बनेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बयान सामने आया है, मैं आपसे, चूंकि आप बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और जिस सीट से आप चुनावी मैदान में हैं वहां पर मुस्लिमों की बहुत ज्यादा आबादी है। मीरा भाईंदर से कांग्रेस के उम्मीदवार है मुजफ्फर हुसैन, जिन्होंने कल की सभा में जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भवानी और इस तरह के नारे लगाए हैं, क्योंकि हिंदुओं का वोट भी चाहिए। तो क्या नवाब मलिक भी अपनी सभाओं में ऐसा करने वाले हैं? नवाब मलिक धर्म पर आधारित राजनीति करता नहीं, इस तरह के नारे लगाता नहीं। नवाब मलिक बहुत क्लियर है, अपने धर्म का पालन करता हूँ, दूसरे के धर्म का आदर करता हूँ। मैं सबके धर्मों के जो उत्सव हैं उसमें जाता हूँ, लेकिन उस रिचुअल को फॉलो करता नहीं। ये सच्चाई है। इस तरह के जो लोग नारे लगवा लेते हैं, हमें लगता है ये कन्फ्यूजन है। जब कन्फ्यूजन में कोई नेता रहता है तो कामयाब नहीं होता। ठीक है, आपको लग रहा है कि जिन 2 सीटों पर आपकी बेटी उतरी हुई है, वहां पर कोई मुश्किलें नहीं होंगी, जीत आसानी से हो जाएगी? जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अजित पवार जी हमेशा, वो देखिए 5 बार वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो आप लोगों की कभी इच्छा नहीं हुई कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिले? कोई भी नेता हो, उसे लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन मुझे कभी मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन हर नेता की इच्छा होना जायज़ है। एक मधु कोड़ा अकेले विधायक होकर मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन आज उनकी दादा की इतनी ताकत नहीं है कि उस सीट को, उस दावे पे वो अपने आप को आगे करें। लेकिन शिंदे साहब के पास कम एमएलए थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए।
23 को नतीजा आने यहाँ पे दीजिए। बीजेपी ने खेल नहीं कर दिया आप लोगों के साथ, आप भी उतने ही विधायक लेकर आए बीजेपी के साथ, शिंदे साहब भी तकरीबन उतने ही लेकर आते हैं। मैं तो था। 2019 में आप लोगों को लोकसभा 24 में लोकसभा के लिए भी कम सीटें बीजेपी देती है और विधानसभा में भी आप लोगों को शिंदे गुट के मुकाबले कम सीटें मिलती हैं। इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं अजित दादा? ये स्ट्राइक रेट क्या हमारा, मजबूरी क्या है उनकी? नहीं, स्ट्राइक रेट हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा, ये सच्चाई है। जब अगर कोई कोalition में टिकट है तो कुछ सीटों पर देखिए कि जैसे शिवाजी नगर में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और एक दो जगह इसी तरह की चीज़ें हैं। 52 सीटें तो हमारी क्लियर हैं, लेकिन शायद और सीटों पे बीजेपी ने या शिंदे साहब ने उम्मीदवार डाला है, लेकिन जहाँ हमें लड़ना है शिवाजी नगर हम लड़ रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा हमारा रहेगा। सब सीटें लड़के, पूरा महाराष्ट्र लड़के और रिजल्ट अब कम लाएं तो ये होगा ज़्यादा हार गए, कम लड़के ज़्यादा जीत लें तो ये कहा जाएगा ज़्यादा सीटें इन्होंने जीती। देखिए नतीजे है। जब भी ये लड़ने की इतनी बात आती है, एक बार फिर से आखिरी का वो सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस अगर कहेंगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि देश का माहौल या प्रदेश का माहौल कैसा है, बटेंगे कटेंगे एक मुफीद नारा है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वाहियात नारा है। इस तरह की बांटने वाली राजनीति को हम स्वीकार नहीं कर सकते। धर्म पर आधारित राजनीति गलत है, किसी भी तरफ से हो उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। चलते चलते अजित पवार ने आपके भीतर ऐसा क्या देखा कि बीजेपी के नेता विरोध करते रह गए, आपके खिलाफ तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रह गए जिसको सुनकर किसी को भी लगता कि सहयोगी पार्टी इस तरह से कैसे बोल सकती है। उसके बावजूद आपकी बेटी को आपको खुद उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। क्या देखा? क्या है नवाब मलिक के भीतर? क्या देखा उन्होंने, मैं वो तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन दादा या पार्टी जब एक थी या दादा के ऊपर भी जब संकट आए, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि डिसाइड होने के बाद इस तरह से आप करिए। जब उन पे आरोप लगा, कुछ चीज़ें हो रही थी तो मैंने रोका उन्हें कि ये बिल्कुल नहीं, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के ऊपर दादा तैयार हो गए थे सिंचन घोटाले में, मतलब होगा कुछ नहीं, आपको दिलासा उससे मिलने वाला है, लेकिन जो प्रोसेस होगा हर दिन उसमें खबर छपेगी और आप खिलाफ खबरें छपेगी, आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी। तो हमने उस समय पृथ्वीराज चौहान अनाउंस करने वाले से दादा तक गए, बोले नहीं बिल्कुल नहीं करना है, बाकी जो इंक्वायरी करना है आप कर लीजिए। तो समय समय पे पॉलिटिकल मेरा अनुभव, मेरी समझ है, जो मैं मशवरा देता हूँ या पॉलिटिकली जो भी हमारी आइडियोलॉजी है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे हम पूरा करते हैं। तो अब उन्हें मुझ में क्या नज़र आता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो चीज़ होती है हम अपनी बातें रख देते हैं। और मैं तो प्रवक्ता के रूप में काम करता रहा संयुक्त पार्टी का, आज तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। कोर्ट से मुझे बोलने पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन जब मैं प्रवक्ता था लाइन मैं ड्रॉ कर देता था। पार्टी हमारी क्या चाहती है मुझे अभी भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? कर देता था, उसे लोग पार्टी फॉलो करती थी। हाँ। आज तक मेरे एक भी बयान को, चाहे पवार साहब हो या पार्टी के किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि ये नवाब मलिक का व्यक्तिगत बयान है। पार्टी उसे ड्रॉ करके आगे चलती थी, उनका कॉन्फिडेंस था या हमारी जो वेव लेंथ है सबकी मिलती थी। तो अगर कुछ मुझ में अच्छाई उन्हें नज़र आती है तो मैं उनका आभारी हूँ। और मैं तो मानता हूँ वो मर्द है, जिस तरह से मुझे उम्मीदवार बनाया, प्रचार के लिए आए, इतनी ताकत से कोई नेता कभी खड़ा नहीं होता। गंभीर आरोप लोग मुझ पर लगा रहे हैं, फिर भी मेरे साथ वो डट के खड़े हैं, तो मैं उनका आभारी हूँ। अब ये सवाल मेरा है आपसे कि प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उसमें 36 में से मुंबई के 33 लोग थे, आप और सना मलिक वहाँ पर नहीं थे। नहीं, जीशान भी नहीं था। हाँ, जीशान भी नहीं थे वहाँ पर, तीनों लोग तो देखिए, हम तो हमारे खिलाफ बीजेपी प्रचार ही नहीं कर रही है। आपके खिलाफ तो कैंडिडेट भी है शिवसेना शिंदे गुट का। नहीं है, हमने तो पहले कहा था बीजेपी के लोग हमारे समर्थन करें या ना करें, हमें किसी की जरूरत नहीं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि अजीत पवार हमारा नेता है, पॉलिटिकली मोदी जी बीजेपी के प्रचारक हैं, हमारे प्रचारक नहीं हैं। हाँ, वो देश प्रचारक नहीं है मोदी, वो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वो एनसीपी के प्रचारक नहीं है, वो बीजेपी के प्रचारक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बीजेपी का प्रचार करें, जो भी सभाओं में आते हैं वो बीजेपी के नेता की हैसियत से आते हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं। शरद पवार और अजित पवार क्या एक हो जाएं? आप लोगों की क्या है मंशा? लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। हर वर्कर, जनता सब चाहती है परिवार एक हो जाए, लेकिन दोनों नेता जब तक तय नहीं करेंगे, जब तक कोई निर्णय नहीं। अजित पवार को हराने के लिए तो शरद पवार जी ने उनके भतीजे को उतार दिया चुनावी मैदान में। भांजी अजित पवार की सगी आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि हार जाएं।
देखिए, बारामती में लोकसभा के समय ये तय हो गया था, जनता ने तय कर दिया था कि वर साहेब खाली दादा। इसका मतलब होता है कि लोकसभा में पवार साहब को वोट देंगे और विधानसभा में अजीत पवार जी को। वहाँ के लोगों ने ये पहले से मन बनाया था, कुछ भी हो अजीत पवार जिस तरह से पहले जीते हैं इस बार वो उसी तरह जीते। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। अब नवाब मलिक जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी मधु कोड़ा का एग्जाम्पल दे दिया कि जब एक विधायक के साथ वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर अजित पवार के लिए ऐसी बातें क्यों नहीं की जा सकती हैं। आगे की क्या रहेगी परिस्थिति महाराष्ट्र की, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजीव कापड़ी और मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, मुंबई, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.